तो दोस्तों आज हम लोग ग्रोक एआई 3 के मदद से देश का एक बहुत ही चर्चित, विवादित और संवेदनशील मुद्दे को उठाया है कि आखिर जातिगत जनगणना के प्रमुख फायदे और नुकसान क्या है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा किया, समाज दो धड़ों में बंट गया। एक धड़ा इसका जबरदस्त विरोध कर रहा है और दूसरा धड़ा इसका जबरदस्त स्वागत कर रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे विरोध करने वाला क्यों कर रहा है और स्वागत करने वाला क्यों कर रहा है, इसके प्रमुख फायदे और नुकसान क्या है। ऐसा वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल प्रामाणिक तरीके से हम लोग समझने जा रहे हैं। एक एक चीज़ों को आप गौर रखिएगा, हम लोग एक एक चीज़ों को एकदम निष्पक्ष तरीके से समझेंगे। तो देखते हैं हमारे इस सवाल का इन्होंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, इसके बाद एक एक चीज़ों को आपके सामने रखेगा। जातिगत जनगणना एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा है जिसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। इसे भारत के संदर्भ में समझना महत्वपूर्ण है, जहां जाति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना में गहराई से जुड़ी हुई है। नीचे कुछ प्रमुख फायदे और नुकसान विस्तार से दिए गए हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर इन्होंने जातिगत जनगणना के फायदे वाले पेज को खोला है। यहाँ पर आपको फायदे गिनाए जाएंगे। पहला फायदा दिया गया है कि सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा। कैसे बढ़ावा देगा? जातिगत जनगणना से विभिन्न जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का सटीक डेटा प्राप्त हो सकता है। इसे पिछड़े और वंचित समुदाय की वास्तविक स्थिति का पता चलता है, जिसके आधार पर सरकार लक्षित नीतियां और योजनाएं बना सकती है। बहुत बढ़िया। उदाहरण, आरक्षण नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए यह डेटा उपयोगी हो सकता है ताकि वास्तव में ज़रूरतमंद समुदाय को लाभ मिले। यस। और दूसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं सटीक नीति निर्माण और संसाधन आवंटन। कैसा है? जातिगत डेटा से यह समझना आसान होता है कि कौन सा समुदाय शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं आदि में पीछे है। इससे संसाधनों का उचित और समान वितरण संभव हो सकता है। जी बिल्कुल। एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ समझाया गया है कि यदि किसी विशेष जाति समूह में साक्षरता दर बहुत कम है तो सरकार उस समुदाय के लिए विशेष शैक्षणिक योजनाएं लागू कर सकती है। बहुत बढ़िया। तीसरे पॉइंट में इन्होंने दिया है जातिगत असमानताओं का दस्तावेजीकरण कैसे होगा। यह जनगणना जातिगत भेदभाव और असमानताओं को आंकड़ों के साथ उजागर कर सकती है, यदि सामाजिक सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। यह डेटा सामाजिक शोध और नीति विश्लेषण के लिए भी उपयोगी हो सकता है। यस। और चौथे में इन्होंने दिया है संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति। कैसे पूर्ति करेगा? भारतीय संविधान सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान की बात करता है। जातिगत जनगणना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है, क्योंकि यह पिछड़ेपन को मापने का एक उपकरण प्रदान करती है। यस। और पाँचवें पॉइंट में इन्होंने दिया है राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सुधार। कैसे सुधार करेगा? जातिगत जनगणना से यह समझने में मदद मिल सकती है कि कौन से समुदाय राजनीतिक प्रक्रिया में कम प्रतिनिधित्व रखते हैं। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देने के कदम उठाए जा सकते हैं। जी यस। अब देखिए, ग्रोक एआई ने जातिगत जनगणना के नुकसान वाला पेज को खोला है। एक एक चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पहला पॉइंट इन्होंने दिया है सामाजिक विभाजन और तनाव। कैसे होगा ये विभाजन और तनाव? जातिगत जनगणना से समाज में जातिगत आधार पर ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। यह जातियों के बीच तनाव और वैमनस्य को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि कुछ समुदायों को लग सकता है कि उनके हितों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। यस। उदाहरण के लिए यहाँ इन्होंने दिया है डेटा के आधार पर यदि कुछ जातियों को अधिक लाभ मिलता है तो अन्य समुदायों में असंतोष पैदा हो सकता है। यस। दूसरे पॉइंट में इन्होंने दिया है डेटा का दुरुपयोग। कैसे दुरुपयोग होगा? जातिगत डेटा का राजनीतिक दुरुपयोग होने की संभावना रहती है। राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के लिए इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे समाज में और अधिक विभाजन हो सकता है। उदाहरण इसको दिया है कैसे होगा? कुछ दल यानी कुछ पार्टी जातिगत आधार पर वोटरों को लुभाने के लिए नीतियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। और तीसरे पॉइंट में इन्होंने दिया है जटिलता और लागत। कैसे है? भारत में लाखों जातियाँ और उपजातियाँ हैं। इन सभी का सटीक विश्वसनीय डेटा एकत्र करना बेहद जटिल और महंगा है। इसके लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों, समय और संसाधन की आवश्यकता होगी। डेटा संग्रह में त्रुटियां होने की संभावना भी रहती है, जिससे गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं। यस। जातिगत पहचान को और मजबूत करना। कैसे मजबूत करेगा? जातिगत जनगणना से समाज में जातिगत पहचान और गहरी हो सकती है, जो दीर्घकाल में जातिवाद को कम करने के लक्ष्य के विपरीत हो सकता है।
यह लोगों को उतनी जाति के आधार पर और अधिक सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। जी, उदाहरण क्या है इसमें, कैसे कैसे ये बढ़ावा देगा? लोग अपनी पहचान को राष्ट्रीय या व्यक्तित्व स्तर के बजाय जातिगत स्तर पर देखने लग सकते हैं। यस। और पांचवा और अंतिम में हम लोग देखते हैं क्या इसके नुकसान है। निजता और गोपनीयता का उल्लंघन। कैसे उल्लंघन करेगा? जातिगत डेटा एकत्र करने से व्यक्तियों की निजता पर सवाल उठ सकते हैं। कुछ लोग अपनी जाति का खुलासा करने में सहज नहीं हो सकते हैं और इसे अनिवार्य करने से विवाद हो सकता है। यस। डेटा लीक होने की स्थिति में यह व्यक्तियों और समुदायों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। यस। अब हम लोगों ने जो इसके फ़ायदे और नुकसान को देखा, अब इन दोनों को फेंट लीजिए। अब यहाँ पर इसके निष्कर्ष को समझ लीजिए। इन दोनों का मिक्सचर यहाँ पर है, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। क्या कह रहा है? जातिगत जनगणना के फायदे और नुकसान दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। यह सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ भी जुड़ी रहती हैं। इसे लागू करने से पहले व्यापक विचार विमर्श, पारदर्शिता और मजबूत नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है ताकि इसके लाभ अधिकतम हो और नुकसान कम से कम हो। भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में इस मुद्दे को संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ देखना जरूरी है। तो देखा दोस्तों, हम लोगों ने बिल्कुल जातिगत जनगणना के फ़ायदे और नुकसान, जो आपको तरह तरह के भ्रामक बातें बताई जा रही हैं, तो उन सब से परे हटकर हमने आपको एक निष्पक्ष आंकड़ा दिया, प्रामाणिक आंकड़ा दिया कि आखिर इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग समर्थन कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, उनका क्या मकसद है। तो एकदम बिल्कुल सटीक तरीके से हम लोगों ने देखा। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जातिगत जनगणना जो हुई थी, ये स्वतंत्र भारत में पहली बार होने जा रही है। जो जातिगत जनगणना हुई थी वो 1931 में पहली बार हुई थी। उसके बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई, गणना हुई, लेकिन जाति के आधार पर नहीं हुआ। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।